जय माँ सरस्वती। नमस्कार सभी को। मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ, लेकिन इस बार वापस आया हूँ तो एक नई सीरीज के साथ आया हूँ। आप सभी को पता है कि पीएसआई में संविधान, मूल विधि, जीएस से मिलाकर 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 40 क्वेश्चन से 100 नंबर बनते हैं और 100 नंबर आपके लिए गेम चेंजर होगा। आपको सभी को अच्छे से पता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अलावा संविधान, मूल विधि, अक्सर लोग इसी में गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। आज से हमने डिसाइड किया है फुल कंसिस्टेंसी के साथ 60 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। संविधान, मूल विधि का भी कराएंगे, साथ ही साथ जीएस हिंदी के भी जितने करा सकते हैं उतने कराएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये सीरीज। अगर आप 40 क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो आपका जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। दूसरा देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? यानी उसी को अनुतोष मिलेगा जिसका मूल अधिकार का अतिक्रमण या हनन होता है। तो किसमें है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 27(2). तो आप सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। यानी अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के आप कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा देखते हैं, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है। कहाँ दायर कर सकता है? केवल उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, केवल जिला अदालत में, केवल उच्चतम न्यायालय में। तो आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है, यानी दोनों में कर सकता है। वो किस में कर सकता है? दोनों में कर सकता है। और भारत में अगर बात किया जाए, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर एक पूछ लेता है? देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम बता देंगे। तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य हुआ था। और न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर, कौन? न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी एन भगवती जनहित याचिका के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो मोस्टली पी एन भगवती का दिया रहता है कि जनहित याचिका के पिता कौन है, प्रवर्तक कौन है। तो वी आर कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती दोनों क्या थे? न्यायमूर्ति यानी जज थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ, अदालत का फोरेंसिक विशेषज्ञ। तो देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए सवाल। हम लोग गड़बड़ी क्या कर देते हैं? हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य, जिसे ई साक्ष्य बोलते हैं, साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय, यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी एडवाइस हासिल करने के लिए, प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय या एडवाइस देगा? तो ऐसा करने वाला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, तो एविडेंस एग्जामिनर बोलते हैं इसे हिंदी इंग्लिश में। तो जो एविडेंस होता है उसका एग्जामिनर ही तो उसको राय देगा। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 40 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा पूरा। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। तो जैसे किसी का, आप जानते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड आजकल फर्जी मैसेज आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करिए, ये करिए, आपको लाभ मिलेगा, दे देंगे लालच की 349 का फ्री में रिचार्ज करिए। तो उसको फिशिंग बोलते हैं। जैसे मछली को फिशिंग किया जाता है, उसको मछली को चारा दे के पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को लालच दे करके उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें फिशिंग के माध्यम से लोग कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में पैसा क्या करते हैं? उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, तो फिशिंग एक साइबर अपराध है जो अपनी व्यक्तिगत और कारपोरेट जानकारी चुराने के लिए भ्रामक ईमेल, वेबसाइट, टेक्स्ट संदेश या लिंक से किसी भी तरीके से आपको दिया जाता है। 6 नंबर देखते हैं। कौन सा पहला मामला था जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? देखिए, अगर आवाज़ की समस्या हो तो आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा। थोड़ा हम दरअसल घर पे हैं तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ स्लो आ सकती है। बाकी बहुत ही जल्द, अब सेशन शुरू कर दिया है, सीरीज शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्द माइक लेने वाले हैं। तो ओम प्रकाश बनाम दिल बहार, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। देखिए, जो वाद वाली चीज़ें हैं ये तो फिक्स हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इनसे आने ही आने हैं। तो तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी पहला ऐसा, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी पहला ऐसा मामला था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है। और आप
लगाइएगा, अपना तुक्का भी मारिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कम हो या चाहे 10 ही हो, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि 60 टेस्ट कराएंगे, पर डे एक टेस्ट कराएंगे, तो आप काफ़ी इंप्रूव कर लेंगे इससे। और दूसरी बात, व्याख्या बता देंगे तो आपका तैयार भी हो जाएगा। आप पेन पेपर लेके बैठिए, जो नहीं आता उसको नोट कर लीजिएगा। सूचना तकनीकी किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है? यानी सूचना तकनीकी किस, जो सूचना तकनीकी की मतलब जो कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो कि 2000 में आया था। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। उसकी किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है, यानी परिचयात्मक चोरी के बारे में कहा गया है? 66 सी, 68 ए, 60 बी, 69 ए। तो ये किस में कहा गया? 66 सी में कहा गया, धारा 66 सी में। इसमें जिसके तहत 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 8 नंबर देखते हैं, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 15, धारा 17, धारा 18, धारा 19। ये भी देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ही है, ठीक है, 2000। तो किस में किया गया है? धारा 18 में किया गया है। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 18 में किया गया है, 18 में किया गया, सेक्शन 18 में। 9 नंबर देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। कब लागू नहीं होगी? पहला कंडीशन पढ़िए, स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर। दूसरा, किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। तीसरा, देखिए हमको थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, कहेंगे स्लो कर देंगे। केवल बिल पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये किस पे किया जाता है? उपरोक्त सभी पर किया जाता है, उपरोक्त सभी पर किया जाता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसकी प्रथम अनुसूची के अनुसार इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। पहला कब लागू नहीं होगा? कि स्थावर संपत्ति में किसी हित के लिए विक्रय संविदा पर। और दूसरा कब होगा? किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में सूचित किया जाए। तीसरा, वसीयत पे। और चौथा, परक्राम में लिखना। और पांचवा, मुख्य तारनामा या अधिकार पत्र पे। बाकी पे लागू होगा। देखिए लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। 10 नंबर सुनिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद या सबक्लास 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है? यानी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तो 1978 में हुआ था, और इसके अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया है? तो 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 माह। तो 3 माह से घटा के 2 माह कर दिया गया है, तो विकल्प भी हो जाएगा। पहले 3 माह था, लेकिन अब 1978 में कितना कर दिया गया है? 2 माह कर दिया गया है। तो 2 माह मारिएगा आंसर, ठीक है, अगर ये आ जाए तो। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 33वें, 32वें, 31वें, 30वें। तो भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पारित हुआ। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में पारित हुआ। 1980 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। चलिए 12 नंबर देखते हैं, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है सदैव अभियुक्त पर, कभी कभी अभियुक्त पर, अभियोजन के पक्ष पर, कभी अभियुक्त पर, कभी अभियोजन के पक्ष पर। तो लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार सदैव किस पे होगा? अभियुक्त पे होता है भाई, जो अभियुक्त होता है उसी पे हमेशा होगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। देखिए डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट वाले पूछ लेते हैं, इसमें कोई लॉजिक लगने का सवाल भी नहीं है। 1986, 1987, 1988, 1989। तो आपका 1988 यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ था, और 1980 में क्या पारित हुआ था? 1980 में आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए 14 नंबर देखते हैं, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक यानी एक सुपर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी सुपर सिटीजन होने के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष। तो सुपर सिटीजन बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 80 वर्ष। इसका मतलब वो सुपर सिटीजन हो जाता है, ठीक है ना। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया 1960, 1961, 1962, 1963 में। तो वर्तमान जो आयकर अधिनियम है वो आपका लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1961 में।
कब पारित किया गया था? 1961 में। अगर तारीख दे दिया जाए तो 1 अप्रैल 1961 में पारित हुआ। 16 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अगर बात किया गया है इसमें, यदि कोई सूचना का अधिकार यानी इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसे आरटीआई भी बोलते हैं, तो अगर दिया गया है आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो मान लीजिए कोई आरटीआई आवेदक है, मान लीजिए आपने आरटीआई दिया और आरटीआई का जो सूचना अधिकारी है उसने कुछ आपको दिया, आरटीआई में डेटा दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? पी दिया है, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। क्यों दिया है? 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना का अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो केवल क्यू, पी और क्यू दोनों, केवल पी, न तो पी न तो नहीं क्यू। तो क्या कर सकते हैं आप? केवल पी कर सकते हैं, यानी 30 दिनों के भीतर पहले अपील दर्ज कर सकते हैं। 60 दिनों जैसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। चलिए कुछ बात इसमें हम बता दे रहे हैं। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये कब लागू हुआ था? 2005 में। इसकी धारा 19 सब क्लास 1 यानी 19(1) आपका जो 19(1) के अनुसार यदि कोई सूचना के अधिकार का आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय संतुष्ट नहीं है तो वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख जो रिसीविंग है उसकी तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील दर्ज कर सकता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। कोई लोक प्राधिकारी है वो सूचना उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क कराएगा, ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है, यानी उसके लिए उल्लेखित है। ए और बी दोनों जैसी भी स्थिति हो, कंडीशन के ऊपर है, केवल ए। अब इसमें क्या सही होगा? तो निःशुल्क भी कराएगा, अब ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत के लिए विहित है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा विकल्प आपका? सी। देखिए सूचना का अधिकारी 2005, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। इसकी धारा 7 के अनुसार किसमें बात किया गया है? धारा 7। देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा हम धारा भी बताते चलेंगे। वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट है और 60 प्रैक्टिस टेस्ट मूल विधि का कराएंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम व्याख्या भी बताते चलेंगे। हमसे बड़े यूट्यूब चैनल हैं, उनका डिजिटल बोर्ड है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड बुक स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं। धारा 17 को व्याख्या बता दे रहे हैं। 7 के अनुसार क्या है? धारा 7 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा विहित फीस के संदाय पे अगर बात किया जाए, यानी निर्धारित एक एक्चुअल टाइम में लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा, एक्चुअल टाइम देता है। और धारा 7 की सब क्लास 5 में परंतु यानी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क दिया जाएगा, सूचना उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 18 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 1 मिनट। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण विश्व पर, उपर्युक्त सभी पर। देखिए अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। यह संपूर्ण भारत पे होगा, जितने भी कानून बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, जितने भी अधिनियम बने हैं जो हम मूल विधि पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण भारत पे लागू होगा। तो पहले 370 वाला मैटर था, लेकिन 370 मैटर हट गया तो संपूर्ण भारत पे हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। और तो ये क्या है आपका? संपूर्ण भारत पे लागू है। 19 नंबर देख लेते हैं। क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? मान लीजिए जो पशुवध कर रहे हैं कोई, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है? हाँ, नहीं, न्यायालय पर निर्भर है, राष्ट्रपति पर निर्भर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको लगता है तुक्का मारते हैं लेकिन गलत हो जाता है। नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। मानवाधिकार में बात मानव के अधिकारों को किया जाता है। अब पशु से अभिप्राय जीवित प्राणी से है, लेकिन वो मनुष्य यानी मानव से क्या है, वो भिन्न है। पशुवध को सामान्य तौर पर मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता, लेकिन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम लागू है। वो कब लागू हुआ था? 1966 में। कब? तो पशुओं की प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1966 में लागू हुआ था, जो कि पशुओं को अनावश्यक पीड़ा यातना पहुंचाने के निवारण के लिए लागू हुआ था। चलिए 20 नंबर देखते हैं। मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा किसके तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? 40, 38, 39, 37। तो देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन है, पूरे मूल विधि का है और करंट जो नया सिलेबस है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
किसके धारा के विशेष मतलब तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? तो धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी का प्रावधान करता है, धारा 37। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। 21 नंबर देखते हैं, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? थोड़ा लैंग्वेज टफ लगता होगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अपनी भाषा में। यानी कोई वर्किंग डेज है, उसमें डॉक्यूमेंट जो होता है, कैजुअली अगर बात किया जाए तो एक मीटिंग होती है, प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन के पूर्व जो मेंबर होते हैं उनको परिचालित किया जाएगा? 2 दिन पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व, 2 माह पूर्व, 2 घंटे पूर्व। देखिए कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छे समझ में आती है हिंदी की बजाय, तो ये 2 दिन के पूर्व सदस्यों को परिचालित किया जाता है। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-1994 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? 1993 का अधिनियम क्रमांक 8, 1994 का अधिनियम क्रमांक 9, 1994 का अधिनियम क्रमांक 11, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। देखिए डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में लागू हुआ था, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 है। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। जो अपराध का आगम है ये किस में परिभाषित किया गया है? देखिए अभी किसकी बात कर रहा है? ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो लागू हुआ था। तो धारा 111A, 111B, 111C, 111D। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 111C में अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। अपराध के आगम सी, अपराध के आगम 111C। 24 नंबर देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। जो केंद्रीय चिड़ियाघर है प्राधिकरण है, जानते ही होंगे, ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसके सदस्यों की पदावधि है, यानी इसके सदस्य कितने टाइम तक रहते हैं? 1 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो आपके 3 वर्ष रहते हैं। कितने रहते हैं? 3 वर्ष रहते हैं। कुछ व्याख्या इसके बारे में बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B की धारा 38B के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से ज्यादा पद पे नहीं रह सकता है। तो 3 वर्ष ही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अभी मैंने बताया 1972। अब पूछ लेगा राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 6 सितंबर 1972, 7 सितंबर 1972, 8 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972। तो ईमानदारी से बताइएगा ये आपको आता था कि नहीं आता था? क्योंकि ये चीज़ें देखिए आपके कन्फ्यूजन कर देते हैं ये सब चीज़ें। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिला था 9 सितंबर 1972 को। विकल्प डी सही हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है? यानी जो प्रत्येक नागरिक हैं, एवरी सिटीजन है ऑफ इंडिया को जल और वायु प्रदूषण, जैसे कि जल और वायु प्रदूषण मतलब उन्हें अच्छा जल मिले, अच्छा वायु मिले, प्रदूषण से बचाने के लिए, मतलब जो प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है? तो आपका किस के तहत है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। देखिए संविधान से है ये, इसमें संविधान मूल विधि का मिक्स है। तो ये आपका किससे है? अनुच्छेद 32 से है। किससे है? अनुच्छेद 32 से है। तो प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है, और क्योंकि 32 ही आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 27 नंबर देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 11/2/1986 यानी 11 फरवरी 1986, 23 मई 1986, 19 नवंबर 1986, 27 जून 1986। तो ये आपका हुआ था 19/11/1986। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था। 28 नंबर देखते हैं, आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? वाहन चालक को, जनता को, गाड़ियों को, पुलिस को। तो आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं वो वाहन चालक को निर्देश देते हैं। विकल्प ए, जैसे हम लोग जाते हैं, बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, राइट टर्न लिखा रहता है, ऐसे
एरो बना रहता है, लेफ्ट टर्न लेफ्ट तरफ एरो बना रहता है, सीधे जाने के लिए सीधे होता है, जहाँ एम्बुलेंस रहता है मतलब हॉस्पिटल रहता है वहाँ पे एम्बुलेंस का मतलब हॉस्पिटल वाला चीज साइन बना रहता है, ब्रेकर के लिए बना रहता है, ये सारी भी चीज़ें पूछी जाती हैं। 29 नंबर देखते हैं, मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। अब इससे देखिए क्वेश्चन से एक आंसर बन रहा है। मोटर यान अधिनियम कब लागू हुआ था? 1988 में। तो धारा 89, धारा 100, धारा 109, धारा 118। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धारा 100। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 100 के अनुसार राजपत्र में जो होता है, राजपत्र में किसी स्कीम के संबंध में प्रस्ताव, प्रस्थापना मतलब क्या होता है? प्रस्ताव होता है। प्रस्थापना मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्ताव है, उसको परिचालित प्रादेशिक भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशन पर कोई व्यक्ति राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर आपत्ति राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकता है। अगर पूछ लिया जाए कितने दिन के अंदर आपत्ति कर सकता है, तो 30 दिन के अंतर्गत। और धारा 100, ठीक है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015। देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था कब? 2015 में। कब लागू हुआ था ये? 7 जनवरी 2015, 20 मार्च 2015, 7 फरवरी 2015, 20 फरवरी 2015। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हुआ था आपका 7 जनवरी 2015। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम लागू हुआ। देखिए अब ये पूछ लिया जाए कि SC/ST अधिनियम कब लागू हुआ था? 1989 में। 2015 में इसका संशोधन किया गया। तो लागू कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2015, 26 जनवरी 2016, 26 फरवरी 2016, 26 मार्च 2016। तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 2016 को प्रवृत्तियां लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 2016 को। अब अधिनियम का नाम है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात संशोधन अधिनियम 2015। किशोर न्याय यानी किशोर मतलब जो बालक होते हैं, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। किशोर जानते हैं ना, मतलब जो टीनेज वाले होते हैं। संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत पर, उपरोक्त सभी गलत है। तो आप मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई अधिनियम है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है तो वो संपूर्ण भारत पे होगा, ना कि जम्मू कश्मीर पे छोड़कर होगा। जम्मू कश्मीर 370 वाला मैटर ही नहीं, अगर होता फिर भी संपूर्ण भारत पे लागू है इस टाइम। 33 नंबर देखते हैं, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? देखिए एक एक फैक्ट है आपके पास, 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण करता है, जो पारिवारिक कलह होता है महिलाओं के प्रति, उसके संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है। और कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में। और पारित हुआ था, लेकिन इसमें लागू की बात कर रहा है तो 2005 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका 2006 में। तो 5 मत मार दीजिएगा। अगर पारित की बात करें 2005 और लागू की बात करें तो 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। अब अगर इसके बारे में कुछ चीज़ हम और बता दे रहे हैं कि घरेलू हिंसा में अधिनियम में 5 अध्याय है। कितने हैं? 5 चैप्टर हैं और 37 धारा कहो या सेक्शन कहो, तो 5 चैप्टर्स 37 सेक्शन या 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। तो जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा हम बताते चलेंगे। 34 नंबर देखते हैं, दिया गया है धारा 353 निर्णय, धारा 438 अग्रिम जमानत, धारा 482 अंतर्निहित शक्ति, धारा 406 मामलों एवं अपीलों को अंतरिम करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। इसमें से गलत चुनना है कि कौन सा गलत है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन जो हैं तो इसमें भी पूछा जाता है चीजें। तो गलत क्या है इसमें? 406, जो 406 है आपका ये गलत है। ये क्या होता है कि मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं है। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। किसकी शक्ति है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। बाकी सारी चीज इसमें सही है। 35 नंबर देखते हैं, बंध पत्र की शर्तें, जिसे बॉन्ड पेपर बोलते हैं, उसमें विहित रकम यानी जो अमाउंट दिया रहता है, रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में है? किस धारा में है? धारा 112, धारा 123, धारा 111, धारा 110। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहा है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लागू हुआ था।
तो धारा 111 क्या हो जाएगा, धारा 111 कि जब भी मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक लगेगा कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि इस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तो वह उस आशय का लिखित आदेश देगा जो कि निम्नलिखित बातों में होगा। पहला क्या होगा, मजिस्ट्रेट को प्राप्त सूचना का सार की मैटर क्या है सूचना का। दूसरा क्या है, बांड की रकम क्या है, बांड जो पत्र हुआ है, बांड लेटर हुआ है, बंध पत्र, उसकी रकम अमाउंट क्या है। तीसरा क्या होता है, बांड लेटर के प्रवर्तन की इन्फोर्समेंट की टाइम क्या है। और चौथा क्या होता है, प्रतिभूतियों की संख्या, प्रकार तथा वर्ग। तो ये धारा 111 में बंध पत्र की शर्तों का रकम दुर्भर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्ति हुई। देखिए 1 अप्रैल 1974 को, 1 जनवरी 1974 को, 1 जून 1973 को, 1 जनवरी 1973 को। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्ति हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। प्रवृत्ति मतलब लागू होता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता विधि का एक संशोधन करने के लिए भारत जो गणराज्य के 24 वर्ष में भारतीय संसद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाया गया था। और ये कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1974 को। 37 नंबर देखते हैं। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है। यानी हत्या और मानव वध में अंतर संबंधित वाद है। कौन सा, एक के मैथ्यू का वाद, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, रेग बनाम गोविंदा, कोई नहीं। तो रेग बनाम गोविंदा मामले में हत्या और मानव वध में अंतर आपका स्पष्ट किया गया है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद सामान्य आशय से है। किससे है ये, सामान्य आशय से। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी मूल विधि बनाए थे, 2 बनाए थे शायद, उसमें बारेंद्र कुमार घोष वाला मैंने करा दिया था। तो मतलब आशय वाद सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य संबंधित होता है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति क है, क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए क पागलपन के प्रभाव में है और ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे क हत्या के प्रयत्न का दोषी है और ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ख अपने प्राइवेट सेल्फ डिफेंस कर सकता है। दूसरा कह रहा है क किसी हत्या का दोषी नहीं है, यानी क किसी मर्डर का दोषी नहीं माना जाएगा। ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ख को लेकिन प्राइवेट सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। क और ख किसी अपराध के दोषी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा क किसी हत्या का दोषी नहीं, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी अगर क पागलपन में किसी का हत्या करने का प्रयत्न करता है तो वो दोषी नहीं माना जाएगा और ख को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वादों में से कौन से सामान्य आशय संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, DPPP बनाम बियर्ड, श्री कांतिया बनाम मुंबई राज। तो विकल्प दिया गया है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 1 3 4। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर तो होगा ही, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। और महबूब शाह बनाम एम्परर भी है, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर भी है, और श्री कांतिया बनाम मुंबई राज्य है। तो 1 2 4 हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई। देखिए 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, 1 जनवरी 1862 से। प्रवृत्ति मतलब लागू हुई थी, तो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप 40 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस से डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे PDF और एग्जाम रिलेटेड अपडेट और कंटेंट सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।